राम। राम राम, जय सिया राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप कुछ हरियाणा पे आज चर्चा करना चाहते थे मेरे साथ। हरियाणा का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में आपकी कुछ जिज्ञासा थी, क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कह रहा था, एक तो हरियाणा और पंजाब के विशेषज्ञ हैं आप, और हरियाणा में किसी भी जाट को मंत्री नहीं बनाया गया। और हरियाणा में मुझे लगता है इस साल के अंत तक चुनाव है, और खट्टर साहब को बदलकर क्या पाया, क्या खोया, क्या चीजें मिली, इस पर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाह रहा था आपसे। आपको क्या लगता है कि किसी जाट को सीएम नहीं बनाना? क्या 5 सीटें जो जाटों ने सीधे तौर पर इंडी के खाते में डाल दी है, क्या एक ये सबसे बड़ा कारण रहा है? क्योंकि जाट वोट तो मिला ही नहीं है बीजेपी को। नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ जाटों ने 5 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में डाल दी। मैं सहमत नहीं हूं इस तर्क से। आप किसी एक जाति के बल पे, जिसका कि वोट जनसंख्या का प्रतिशत सिर्फ 24% है, आप चुनाव नहीं जीत सकते जब तक आपको अन्य जातियों का टॉपअप ना मिले। आपका कोर वोट हो सकता है, परंतु इस वोट में दलितों का बहुत अच्छा वोट शेयर जुड़ा है इस बार, और उसके बिना, और उतना ही नहीं, अन्य सभी जातियों का वोट शेयर जुड़ा है। सभी सवर्ण जातियों का, यादवों का, गुर्जरों का और अन्य सभी ओबीसी वर्गों का भी थोड़ा थोड़ा वोट बीजेपी से छिटक के कांग्रेस को मिला है। इसमें कोई शक शुबह वाली बात नहीं है, और ये हरियाणा के लिए निश्चित रूप से खतरे की घंटी है। उनको अपने कील कांटे दुरुस्त करने होंगे। उनको इस चुनावी हार की बहुत कायदे से समीक्षा करनी होगी। क्यों? बात पता है क्या है? सिर्फ चुनावी हार नहीं हुई है, 5 सीटें सिर्फ हारे नहीं है। जो सीटें 3-3, 4-4 लाख के मार्जिन से जीते थे, वो मार्जिन घट के जो है बहुत कम हो गया है। पहली बात तो यह है। और 5 सीटें हारे भी हैं, हालांकि उनमें 3 सीटें जो थी वो बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं। पर भैया, वही सीटें पहले 2-2, 3-3 लाख से जीते हुए थे, तो कुल मिला के हर सीट पे 3 लाख वोट कम हुआ है। और 3 लाख वोट प्रतिशत अगर आप देखा जाएगा, तो एक तरह जहां लगभग 60% वोट भाजपा लेती थी लोकसभा चुनाव में, इस बार वो घट के जो है वो मुश्किल से 40 की, मैंने अभी एग्जैक्टली डाटा भी नहीं जुटाया है, पर वो 40 के आसपास आ गया होगा। मतलब कम, सीधे सीधे लगभग 20% का वोट शेयर लूज किया है बीजेपी ने। तो ये कहना कि सिर्फ जाटों ने जिता दिया, ये पूरी तरह गलत है। जहां तक बात है कि किसी जाट को मंत्रिमंडल में न लेना, बात यह है कि बीजेपी की शायद ये सोच रही है कि जिस जो वोट नहीं मिलना है उस पे फोकस करने की बजाय, क्योंकि अब समय बहुत कम है, मात्र 3 महीने बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो आप कोई नई टेरिटरी विन कर सकें, उससे बेहतर होगा कि आप जो ऑलरेडी आपका वोट बैंक रहा है, जो इस बार किन्हीं कारणों से छिटका है, उसी को विन बैक करें। तो उसके लिए जो बीजेपी की स्ट्रेटजी लग रही है कि यदि पंजाबी, गुर्जर और अहीर, ये 2 वोट शेयर ये भी मिला के जाटों के बराबर हो जाते हैं। जो टोटल गुर्जर है हरियाणा में, टोटल अहीर है और टोटल पंजाबी है, बल्कि ये जाटों से ज्यादा बड़ा वोट शेयर हो जाता है। और अगर इन 3 जातियों पर को कोर वोट मानकर, सुनिए, इन 3 को कोर वोट मानकर बाकी को टॉपअप के रूप में जुटाया जाए, तो आप कांग्रेस से बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए भाजपा ने एक अहीर, एक गुर्जर और एक पंजाबी को जो है उसमें मंत्रिमंडल में लिया है। शुरुआती रणनीति तो यही लग रही है। और अगर देखा जाए, वो दल जो कांग्रेस के बैंक को डिफ्यूज करते थे या फिर कर्टन करते थे,
वैल्यूज करते थे, जेजेपी है और तमाम वो दल है, छोटे दल है जिनका वोट या फिर जो उभरे केवल जाट ही वोट पर थे, यानी कि वो जो कांग्रेस की ही मलाई खाकर उपजे थे, उन्होंने एक तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से या तो गठबंधन कर लिया या फिर कांग्रेस के आगे सरेंडर कर दिया। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिला कि वोट एक जगह एकजुट रहा, बटा नहीं, और उसका रिप्लिकेशन जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ा। तो आपको लगता है कि क्या जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस तमाम जो बाकी के छोटे दल हैं जो बीजेपी के साथ अभी साथ सरकार में भी थे, तो आपको लगता है क्या उनको किस तरीके से साधेगी कांग्रेस, या फिर वो कांग्रेस के साथ रहेंगे? अगर वो कांग्रेस के साथ रहेंगे तो एक मुश्त वोट कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ जाएगा। और दूसरा ये है कि 3 महीने में कैसे आप अपने खड्डे भर लेंगे? जो गड्ढा खुद गया है या फिर जो आपको डैमेज हुआ है, 3 महीने में कैसे भर लेंगे? ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है जो रातों रात आप घुमा देंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। एक तो लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग पैटर्न अलग होता है, एकदम डिस्टिंक्ट होता है। ये तो प्रूव हो चुका है कि जनता लोकसभा में एक अलग तरीके से अलग मुद्दों के लिए वोट डालती है, विधानसभा में अलग डालती है। देखिए, विधानसभा में मुख्यतया 4 पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी। पहली कांग्रेस, दूसरी भाजपा, तीसरी इनेलो, चौथी जजपा। इनेलो और जजपा दोनों जो है देवीलाल के खानदान की पार्टियां। इस चुनाव में उनको जनता ने वोट नहीं दिया, या वो कायदे से चुनाव नहीं लड़े, या इस चुनाव में जनता का एकदम क्लियर कट विजन था कि इनको वोट देने का मतलब है अपना वोट बर्बाद करना। और बहुत सी जगहों पे इन्होंने पर्दे के पीछे कांग्रेस के साथ समझौता भी कर लिया, जिससे जाट वोट का बंटवारा न हो। परंतु विधानसभा में ये उदारता ये छोटे दल नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, रोहतक में नफे सिंह राठी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति को कैश कर सकती थी इनेलो, पर उन्होंने जानबूझकर नफे सिंह राठी के बेटे को टिकट नहीं दिया, एक तरह से दीपेंद्र हुड्डा को वॉकओवर दे दिया। तो ये जनरोसिटी, ये जो सहृदयता आज दीपेंद्र हुड्डा के लिए दिखाई है इनेलो ने, वो विधानसभा में नहीं दिखाएंगे। विधानसभा में सभी 90 सीटों पर इनेलो का कैंडिडेट भी होगा और जजपा का कैंडिडेट भी होगा, और इनेलो और जजपा के कैंडिडेट अपनी अपनी जाति के हिसाब से कम 5 से 10 हजार वोट तो काट ही लेंगे। कुछ सीटों पे 2-2.5 हजार पे भी रह जाएंगे, पर 10 से 15 सीट ऐसी जरूर होगी जहां ये दोनों पार्टियां, 10-15 सीटों पे इनेलो और 10-15 सीटों पे जजपा ठीक ठाक वोट काटेंगी। चौथी बात है कि अगर आप अभी फिलहाल का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसका देखें तो लगभग 44 विधानसभा सीटों पे भाजपा ने जीत दर्ज की है इस चुनाव में भी। और मैं एक बात और मानता हूं कि बहुत हद तक जो एंटी इनकम्बेंसी वाला थोड़ा सा जनता में असंतोष, गुस्सा होता है ना, गुबार होता है, वह भी इस एक बार वोट डाल देने से निकल जाता है कुछ हद तक। जैसे इट एक्ट्स लाइक अ वेंट वेट इन द कुक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर की सीटी है, एक बार उड़ जाती है तो बहुत सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर होगा। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी लेकर चुनाव में जाएगी। पहला नुकसान भाजपा का, हरियाणा वह प्रदेश है जो हर 5 साल में रोटी पलट के खाने वाला प्रदेश है। हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं। ये तो पिछली बार भी उन्होंने तो अपनी तरफ से सरकार बदल दी थी, पर स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था चूंकि, इसलिए भाजपा खट्टर साहब के चुनावी कौशल से जो है, चुनाव प्रबंधन और राजनीतिक प्रबंधन की वजह से जो है सरकार बना के ले गए और ठीक ठाक चला ले गए। तो इस बार जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का खतरा तो भाजपा के सामने है ही। तो अब देखिए कि कैसे इन 3 महीनों में वो अपने कील कांटे दुरुस्त करते हैं और
नायब सिंह सैनी जी की परीक्षा की घड़ी अब आई है। इस चुनाव तक तो सारी कमान थी खट्टर साहब के हाथ में, लोकसभा। अब जो अगला 3 महीना है उसमें नायब सिंह सैनी को अपना और भाजपा के पूरे संगठन को, देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत अच्छा, मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा सिग्नल था, एक बहुत अच्छा था कि भाजपा को अपनी जमीनी हकीकत पता लग गई। ये जो हवा में उड़ रहे थे ना 400 सीटों के, कि अब की बार 400 पार वाले नारे से, इनको थोड़ा सा जमीनी जो है धरातल पे उतर आए हैं, उतार दिया है जनता ने। तो अगले 3 महीने में अगर कायदे से काम करेंगे, और सुनिए, पंजाबी समुदाय, गुर्जर, जाट, ओबीसी अभी तक भाजपा के साथ इंटैक्ट है। तो अगर ये 4 वर्गों की राजनीति ठीक से कर पाए और टिकट वितरण सही से हुआ, तो भाजपा अगर एक बार फिर चुनाव निकाल ले जाए तो मुझे कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला ना, गुर्जर, अहीर और पंजाबी मिलके जाटों से बड़ा वोट बैंक बन जाता है, और उधर एससी वोट बैंक को ओबीसी वोट बैंक काउंटर कर देता है। इसलिए बड़ी बराबरी का मुकाबला, कांटे की लड़ाई रहेगी। कांटे की लड़ाई रहेगी, लेकिन एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि प्री पोल अलायंस बनेगा? क्योंकि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को भी ये हारो या जीतो, करो या मरो की लड़ाई है? क्योंकि हुड्डा सरकार या हुड्डा साहब इस बार विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो एक तरीके से राजनीतिक तौर पर वो अवसान के तरफ चले जाएंगे और ये खत्म भी हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हुड्डा सरकार यानी कि हुड्डा चुनाव से पहले भाजपा हो या तमाम वो दल हो उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे? और क्या आपको लगता है बीजेपी भी इस वक्त गठबंधन की राह नहीं देखेगी? क्या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो और दलों के साथ, छोटे दलों के साथ अलग अलग जगहों पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश नहीं करेगी? क्या आपको लगता है कि प्री प्रो अलायंस होगा, दोनों कांग्रेस और बीजेपी करेंगे? देखिए, दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा प्री पोल अलायंस, परंतु मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी इनेलो या जजपा में से किसी के साथ प्री पोल अलायंस कर सकती है, या इनेलो और जजपा के पास कोई ऐसा वोट बैंक है जो कि बीजेपी से अलायंस करने के बाद शिफ्ट हो जाए। बस देखिए ना, अलायंस का मतलब तब होता है जब वोट बैंक एक दूसरे को शिफ्ट हो जाए। बीजेपी का वोट बैंक तो इनेलो जजपा में से अगर किसी के साथ अलायंस होता है, हालांकि जजपा की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, अगर इनेलो के साथ होता है तो बीजेपी अपना वोट बैंक तो इनेलो को शिफ्ट कर देगी। इनेलो के पास ऐसा कोई वोट बैंक है ही नहीं जो कि वो बीजेपी को शिफ्ट कर सके। इसलिए प्री पोल अलायंस में जाने के लिए बीजेपी की संभावनाएं कम है, कांग्रेस के पास अपार संभावना है। अगर कांग्रेस इनेलो के साथ गठबंधन में जाती है तो निश्चित रूप से उसे फायदा होगा। जी, और आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि देखिए, आप माने ना माने बेरोजगारी का एक मुद्दा रहा है, और ये जो अग्निवीर का एक मुद्दा रहा है, हरियाणा से बहुत ज्यादा आर्मी में जवान जाते हैं। दूसरा, ये जो लहर या फिर ये मुद्दा जो संविधान बदलने को लेकर या फिर आरक्षण खत्म करने को लेकर कहा गया या फिर कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया, तो क्या आपको लगता है कि अब ये मुद्दा नहीं रहेगा? चुनावी मुद्दे क्या होंगे जमीनी? किन मुद्दों पर कांग्रेस खेलेगी एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ? हाँ, ये संविधान बचाने का और आरक्षण वाले मुद्दे ये लोकसभा के मुद्दे थे। ये राज्य विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो उनमें ये दोनों मुद्दे तो काम करने वाले हैं नहीं।
बेरोजगारी, विधानसभा महंगाई। का है, बेरोजगारी और विधानसभा, महंगाई। ये देखिए मैं ये बिल्कुल मानता नहीं हूं कि ये बेरोजगारी और महंगाई जो है ना, ये पॉलिटिकल पार्टियां इन मुद्दों को उठाती हैं, पर ये ग्राउंड पे रेसोनेट करते नहीं है, मैंने नहीं देखा है। और ये गलत आकलन होता है कि लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी के कारण सरकार बदल दी है, वो सिर्फ पोल मैनेजमेंट होता है, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात है कि जब जीत जाते हैं आप तो सारे ही मुद्दे चल पड़ते हैं आपके, जब आप हार जाते हैं तो कोई मुद्दा नहीं चलता है। भैया अगर महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा था तो एमपी में क्यों नहीं चला, आप बताइए। आखिर वो हरियाणा में ही क्यों चला? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से लोग सेना में नहीं जाते हैं? और ये जमीन पे काम करने वाले, मैं नहीं मानता हूं कि ये ऐसा है कि ये मुद्दे जो ऐसे हों कि चुनाव हरवा दें। आज से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले राजस्थान में चुनाव हुआ था, तब नहीं था महंगाई, तब नहीं थी बेरोजगारी है? क्यों बीजेपी चुना? तब नहीं थे अग्निवीर, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा तब नहीं था है? इसी राजस्थान की जनता ने जो है भर भर के वोट दिया, खांची भर भर के, और जिता दिया। और उसी राजस्थान की जनता ने 10-12 सीट हरवा दी 3 महीना में। एक मुद्दा 3 महीने पहले बहुत महंगाई थी, अब महंगाई नहीं है। आप बताइए ऐसा होता है क्या? तो देखिए नहीं, तो फिर जमीनी मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर होगा? एंटी इनकम्बेंसी होगा कुल मिला के देखा जाए तो। एक तो सरकार की एंटी कमियां और खामियां इनकम्बेंसी, तो होंगी ना। एक तो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा होगा, दूसरा जो हुड्डा के राज्य में लूट खसोट होती आई है, या जाटों की जो चौधर चौधराना, जाटों का जो दबंगई, ये अब एक बात आप ध्यान रखिए, इस लोकसभा के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के जीत जाने से न तो मुख्यमंत्री बदल रहा था, न प्रधानमंत्री बदल रहा था। उनको मालूम था कि अगर हम ये 5 सीट हरियाणा में जिता भी देंगे या दीपेंद्र हुड्डा जीत भी जाएंगे तो दीपेंद्र हुड्डा प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। ये जानते हुए समझते हुए वोट दिया है पब्लिक ने। परंतु जब विधानसभा में वोट देगी तो उसको मालूम है कि इससे मुख्यमंत्री बदल जाएगा। तो क्या ओबीसी जो वोट बैंक है, जिसे 35 बिरादरी का वोट बैंक जो भाजपा का वोट बैंक है, क्या वो वोट बैंक नायब सिंह सैनी को हटा के या भाजपा के मुख्यमंत्री को हटा के वापस हुड्डा को कुर्सी पे बिठाना चाहेगा? क्या हरियाणा की 35 बिरादरी की जो जनता है वो जाटों के हाथ में दोबारा चौधर देना चाहेगी? मुद्दा ये होगा। निश्चित रूप से भाजपा हरियाणा में हुड्डा साहब के समर्थकों की गुंडागर्दी को, लूट खसोट को, उनकी खर्ची पर्ची वाली जो पॉलिसी है उसको मुद्दा बनाएगी। अच्छा, तो एक और क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा यही नायब सिंह सैनी होंगे और उधर दूसरी तरफ हुड्डा साहब रहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा भी तो मायने रखता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और आपको क्या लगता है ये चेहरों के साथ चुनाव होगा या चेहरे के विरोध में चुनाव होगा? नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपको लगता है कील काटे दुरुस्त करने के बाद पूरा प्रबंधन कौन देखेगा? क्या आपको लगता है दिल्ली देखेगी या फिर राज्य की इकाई पर छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस में तो क्लियर है, कांग्रेस में दिल्ली की इकाई कोई मतलब नहीं है, हुड्डा साहब देखेंगे। लेकिन बीजेपी पे क्या ये सारा चुनाव राज्य की इकाई या फिर दिल्ली की इकाई कौन संभालेगा? वही मेन मेन सवाल निकलता है, वही मेन बात निकलती है। देखिए हुड्डा के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि उनको न तो कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करेगी, ना हुड्डा साहब कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे अभी टर्फ की लड़ाई बहुत जबरदस्त होनी है। जो 4 गुट हैं कांग्रेस के, वो खूनी लड़ाई लड़ेंगे कि किसकी चलेगी टिकट वितरण में, किसकी चलती है। लोकसभा में तो हुड्डा की चली है,
क्या विधानसभा में भी चलेगी, इसको देखना पड़ेगा। मुझे डाउट है कि एसआरके गुट जो है वो इतनी आसानी से विधानसभा में भी हार मान जाएगा। आई सीरियसली डाउट इट। तो शैलजा रहेंगे मुख्यमंत्री के चेहरा, आप कहने का मतलब कुमारी शैलजा, क्योंकि कुमारी शैलजा अगर होती है तो दलित वोट तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुमारी शैलजा अगर हो जाती है तो जाट वोट बैंक कहीं ना कहीं फिसर जाएगा, और हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक साथ रखना यानी कि तराजू पर मेढकों का तोलना है, आपको नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल। और शैलजा ने इस चुनाव में अपना दमखम दिखा दिया है, ये जान लीजिए। और अब की बार जब टिकट वितरण होगा तो उसमें शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट और हुड्डा गुट ये बराबर की लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि जी टिकट वितरण में किसकी चलती है। अच्छा, आपके बड़े अच्छे मित्र, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, सुरजेवाला साहब आपके बड़े घनिष्ठ मित्रों में से है, सुरजेवाला कहाँ गायब है, दिख क्यों नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं ये आपसे किसने बोल दिया कि सुरजेवाला साहब मेरे घनिष्ठ मित्र हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अरे मैं आप तफरी ले रहा हूँ महाराज, तफरी ले रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ, तो सुरजेवाला कहाँ है, दिख क्यों नहीं रहे? अब दिखेंगे, सुरजेवाला साहब अब दिखेंगे। लोकसभा में तो उनका कोई काम नहीं था ना, लोकसभा में तो सारी कमांड जो है हुड्डा साहब के हाथ में थी, परंतु विधानसभा में सुरजेवाला साहब दिखेंगे। और एक चीज आपको और बताऊं, इस लोकसभा चुनाव के बाद राहुल की पोजीशन पहले से थोड़ी सी इंप्रूव हुई है कांग्रेस के अंदर। तो वो अपनी अथॉरिटी को बेहतर एग्जर्ट कर पाएंगे इस चुनाव में, टिकट वितरण में या कमांड अपने हाथ में लेने में। तो अब लेट अस सी कि हुड्डा साहब उनको कितना, अब तो देखना यह होगा कि हुड्डा साहब उनको हरियाणा में कितना घुसने देते हैं। नहीं तो अब तक तो यह था कि जो हरियाणा की जो लोकल इकाइयां हैं कांग्रेस की, वो हाईकमांड को अपने क्षेत्र में घुसने ही नहीं देती थी। और वो सुरजेवाले का ट्वीट आपको याद है क्या? सुरजेवाले ने ट्वीट किया था, आपको याद है? नहीं मुझे याद नहीं, कौन सा, किस ट्वीट की बात कर रहे हैं आप? सुरजेवाले ने ट्वीट किया था, राज्यसभा में किसी को भेज दिया गया था, तो उस पर कि सब्र का इम्तिहान कब तक होगा, याद है आपको? सुरजेवाला ने, तो क्या सुरजेवाला अभी भी कांग्रेस के साथ रहेंगे या सब्र का इम्तिहान टटोलने की और का भी रुख देख सकते हैं? सुरजेवाला तो सब राहुल गांधी के आदमी है ना, और एक तरह से हुड्डा साहब जो है वो तो राहुल गांधी की आर्म ट्विस्टिंग करके जबरदस्ती, मतलब एक बात है, हुड्डा साहब जबरदस्ती जो है अपनी टर्फ जो है, वो डिस्कवरी चैनल के शेयरों वाला मामला है कि डिस्कवरी चैनल के जो शेयर होते हैं वो मुफ्त के अपनी टेरिटरी बनाते हैं। तो इस लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा चुनाव में हुड्डा साहब ने मुफ्त की अपनी टेरिटरी बनाई है। तो उस वैसे भी मोदी का आदमी है, लोग कहते हैं कि हुड्डा मोदी के आदमी है। तो देखिए, कहने को तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप चाहे जितनी चला लीजिए, पर बात यह है कि हुड्डा ने जो टेरिटरी मार्क की है इस लोकसभा चुनाव में, क्या उसमें राहुल गांधी और सुरजेवाला घुस पाते हैं? बात यह है, समझिए इस बात को। हुड्डा ने टेरिटरी मार्क कर दी है। सही कह रहे हैं, बड़ा सवाल तो ये है। बहरहाल आप जुड़े और आपने तमाम सवालों का जवाब दिया और अलग अलग मुद्दों पर हमने बड़ी बेहतरीन से बात की। एक और हम वीडियो बना सकते हैं बीजेपी को लेकर, और बीजेपी में जैसे कि हमने नड्डा का गड्ढा तो समझने की कोशिश की, नड्डा ने जो गड्ढा खोदा, फिर हमने जानने की कोशिश की अमित मालवीय ने किस तरीके से बीजेपी का कबाड़ा किया। लेकिन ये जो अध भरे हुए गगरी वाले जो बीजेपी के स्पोक पर्सन थे,
वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, इन पर भी बात करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि एक दिन हम लोग समय निकालें और अगला वीडियो जो है ये अधकचरे जो बीजेपी के नेता थे, जो अंड का बंट बयान देते थे, जिन्होंने बीजेपी का धागा खोला है, सुसुरी निकाली है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ आपने दिया और मुद्दे पर बात की, आप इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम।